कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं क्योंकि ये आसान है हमारे लिए मैनेज करना। हम लोग ये समझते हैं कि जो पॉलिसी सिक्योरिटी है उसका होना दूसरी सिक्योरिटी जितना ही इम्पोर्टेंट है। अभी जिस तरह रिसेंट बजट में हमारा जो इनकम टैक्स रेट है वो 40% तक चला गया। हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं ये डिपेंडेंट है ऑन द फेडरल गवर्नमेंट। टैक्स करना बहुत मुश्किल होता है। अगर फेडरल ब्यूरो ऑफ जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज की कलेक्शन को कल को प्रोविंसेस ने शेयर करना है तो वाई कांट दे ऑल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ टैगिंग इन, या वो काम करना छोड़ देंगे। वो कहेंगे कि हम एक्स्ट्रा क्यों पेन बेयर करें जिसकी वजह से हमें नुकसान भी हो सकता है। बट इट कैन नॉट बी जनरलाइज टू ईच एंड एवरी बिजनेस एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो लोग ग्रो करना चाहते हैं, जो बिजनेसेस आगे आना चाहते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करें रादर देन ये कि हम उनको रोकें। रेवेन्यू इज अ विंडफॉल गेन फॉर द एफपीआर बट नॉट एज अ मेन सोर्स ऑफ इट। कि जब हमने डिवॉल्व कर दिए सब्जेक्ट, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर वो मिनिस्ट्रीज क्यों रखी हुई? समवॉट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हैज टू बी देयर कि जिससे हमारी जो सर्विस क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सके। Welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we have with us senior research economist Mahmood Khalid Saab. Assalamu alaikum sir, how are you doing? I'm pretty much fine. Thank you. Sir, today we would be discussing on taxation. Recently जो इसहाक डार साहब हैं उन्होंने कहा है कि 415 billion rupees would be taxed, would be collected through taxes or to appease IMF for loan. तो आप समझते हैं कि wasn't it possible कि इस टैक्स को बढ़ाने की बजाय जो एक्सपेंडिचर है हमारा उसको कम किया जाता, कट डाउन किया जाता? ये एक्चुअली उन्होंने किया है। अच्छा। What they've done is that they have raised taxes, but they have also cut down on certain expenditures. The actual figure for taxation increase is 251 billion, and the expenditure cuts are of about 85 billion. But as you have mentioned and you have rightly said that they should have focused on the expenditure side, तो वाकई इसी तरह है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं क्योंकि ये आसान है हमारे लिए मैनेज करना। बट somehow or the other, because he is the finance minister, अब let's see what does he have to say, because जो अभी तक डिटेल्स हैं वो हमारे पास प्रिंट फॉर्म में नहीं आई हैं। He has basically spelled out some of what details in terms of the numbers, but how actually he is going to implement that is yet to be seen. सर अच्छा, जो टैक्सेशन है हमारी दैट इज़ फ्रेगमेंटेड, पॉलिसी जो है वो कंटिन्यूएशन उसमें नहीं होती, और भी टैक्सेशन के इश्यूज़ में है कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल हमने टैक्स स्ट्रीम में नहीं लेके आए। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू थिंक के इतने ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है? आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। देखें, आमतौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सिक्योरिटी की बात की जाती है। हम लोग ये समझते हैं कि जो पॉलिसी सिक्योरिटी है उसका होना दूसरी सिक्योरिटी जितना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे भी आपने टैक्सेशन की बात की है, तो टैक्सेशन वाली साइड पे अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट विद द हायर रेट्स ऑफ टैक्सेशन, इट्स ऑल्सो द अनसर्टेनिटी विद द टैक्सेशन पॉलिसी। Just take for example that the budget was presented and you have also mentioned that the taxes were again raised. So within a matter of 1 month, they have actually given a new framework of how they're going to tax. This is what also happened last year as well, when there was a mini budget and additional measures were announced in the form of higher taxation and trying to manage what the IMF was asking them in terms of the resource flow. So overall जो हमारी tax policy है, that's uncertain. Or on top of that, it's very complex. I'll give you a quick example towards that. देखें, normally दुनिया भर में the ease of taxation, return filing, compliance, ये देखा जाता है for businesses, for individuals. But in case of Pakistan, it's vice versa. यहाँ पे पॉलिसी बनाई जाती है which is related to additional taxes only without thinking कि हमारा जो दूसरी साइड पे बिजनेसमैन है how they are going to manage with it. पाइड में हमने एक स्टडी की छोटी सी, जिसमें हमने ये देखा कि अगर आप विद होल्डिंग टैक्सेस जो कि तकरीबन अभी 89 के करीब हैं, उनमें से अगर आप जो उनका टोटल रिटर्न देखें तो कोई तकरीबन 45 के करीब हमारे ऐसे टैक्सेस हैं कि जो टोटल हमें को 20 बिलियन के करीब दे रहे थे, यानी कि दैट वाज लेस देन 1% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड। लेकिन जब हम उनकी कंप्लाइंस साइड पे जाते थे तो पर जो आपकी इंडिविजुअल कॉस्ट है या पर फर्म कॉस्ट है, उसको अगर आप देखें तो दैट वाज टू बिग,
यानी कि एफबीआर का जो फोकस है वो सिर्फ अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करने में है, ये देखे बगैर कि जो बिजनेसेस हैं उनको इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। आप इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस उठा के देख लें, तकरीबन को 800 पेजेस का एक प्योर लीगल डॉक्यूमेंट है। उसमें हमें बताया जाता है कि हमने अपनी जो रिटर्न्स फाइलिंग है या जो हमारी कमिटमेंट्स हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट्स वो क्या हैं। अब एक आम बंदा या एक जो बिजनेस है जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक अकाउंटेंट हायर कर सके या वो खुद इतनी नॉलेज नहीं रखता, उसके लिए तो इस चीज़ को कंप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल जो हमारी टैक्स पॉलिसी है, जैसा आपने पहले कहा कि फ्रेगमेंटेड है, उसके अंदर उन्होंने पार्ट्स बनाए हुए हैं कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कलेक्ट करेंगी, जो नहीं कलेक्ट करती। अगर आप सैलरीड हैं तो आपका टैक्स रेट ये होगा, अगर आप एसोसिएशन पर्सन हैं तो आपका टैक्स रेट ये होगा, अगर आपके जो बिजनेसेस हैं वो पर्टेन करते हैं टू सर्टन सेक्टर्स तो उसमें आपको सुपर टैक्स देना पड़ेगा। अभी जिस तरह रिसेंट बजट में हमारा जो इनकम टैक्स रेट है वो 40% तक चला गया। तो जस्ट इमेजिन इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज, आउट ऑफ दैट 40 इज गोइंग टू गो बैक टू द गवर्नमेंट। तो दैट इज लाइक अ नेगेटिव पेनल्टी ऑन मी वर्किंग, क्योंकि अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है मुझे ज्यादा गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको। डिमोटिवेट करने की कोशिश है। तो इस तरह के हमारे टैक्सेशन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उसकी जो रीजंस हैं या जो नेचर है उसमें सबसे पहले आपकी पॉलिटिकल विल आ जाती है, फिर उसके बाद आपकी जो कॉम्पिटेंस का प्रॉब्लम है एफपीआर में या बाकी सारी जो हमारी रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ उसमें है, और फिर देन वी कम एंड लुक एट द पॉलिसी कि किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सर जैसा कि आपने इनकम टैक्स की बात की, इन यूके इट्स अराउंड 40%, बट पाकिस्तान में जो है वो अगर 40% है देन प्रॉब्लम लाइज कि वो आपको पता है कि दैट वोंट बी बीइंग स्पेंट ऑन यू। एग्जैक्टली, इसको हम कहते हैं टैक्स मोरालिटी। देखें, टैक्स इज अ चार्ज ऑन यू विदाउट एनी सर्विस। जैसा हम नॉर्मली मार्केट से कोई चीज जब परचेज करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट पे करते हैं बिकॉज वी वुड गेट समथिंग इन व्यू ऑफ दैट। टैक्स इज वन वे जिसमें आप पे कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि क्या मुझे उसका रिटर्न भी मिलेगा नहीं मिलेगा। इट्स अ हार्ड फैक्ट that the payers of the tax does not get something in return in the same proportion। आप जैसे मिसाल देख लें कि आप कहें कि जी आज का जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारा इवन 100 रुपये का मोबाइल कार्ड भी जो परचेज करता है उसमें वो टैक्स देता है। लेकिन जब हम दूसरी साइड पे बेनिफिट्स वाली साइड पे देखते हैं तो जैसे हमारे फ्लाईओवर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी रोडें हैं, ये तो गाड़ियों वालों को फ़ायदा देती है ना। इसी तरीके से अगर आपकी बहुत अच्छी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा वो तो अमीर लोगों के फैसिलिटेशन। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो ज्यादा उस इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? मोटरसाइकिल वाले पे जो पड़ेगा, मतलब है कि बिल्कुल ना कि लैंड क्रूजर वाले पे पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो वो उस सेंस में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट गैप है जिसमें जो टैक्स देने वाले हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन यही देखते हैं कि अगर हम टैक्स पे करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन रिटर्न। और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि हमारे ऐसे भी एक्सपेंडिचर्स हैं जिनके बारे में लिटरली वी कैन नॉट डिफाइन के व्हाट्स द बेनिफिट। जैसे मिसाल के तौर पर सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन कोई 250 के करीब अटैच डिपार्टमेंट है मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज के। अब टेक्निकली स्पीकिंग वो आज से 40 साल पहले तो शायद उनकी ज़रूरत थी, लेकिन अब उनकी वैल्यू जो उनसी उस तरीके से नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे दफातर में अभी भी हमारा पिरामिड स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा जो बहुत सारा जो स्टाफ है, वर्किंग स्टाफ, वो अभी भी मैनेजेरियल या क्लरिकल लेवल के ऊपर है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं होती। लेकिन दुनिया भर में वी हैव शिफ्टेड टू अनदर स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर आप सिविल सर्विसेज के जो पेज या पर्क्स हैं उनको अगर आप अकाउंट फॉर करें तो दे आर गेटिंग टू मच इन रिटर्न टू देयर सर्विसेज विच दे आर पेइंग। तो ओवरऑल हमारा जो एक ट्रस्ट गैप है इन टर्म्स ऑफ द सर्विस डिलीवरी ऑन द गवर्नमेंट पार्ट एंड द वन विच आर पेइंग टैक्सेस बहुत बड़ा है। सर हम हर तकरीबन उसमें गुफ्तगू में सुनते हैं कि वी आर अनेबल टू टैक्स एग्रीकल्चर, वी आर अनेबल टू टैक्स रियल एस्टेट। सर व्हाट आर द मेन हर्डल्स दैट यू थिंक दैट दीज ऑल्सो देयर आर द इनफॉर्मल इकोनॉमी दैट इज़ लाइक इन पाकिस्तान, और वो बहुत सारा है जिनके रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड नहीं है। एग्रीकल्चर का भी इसी तरह से है कि रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब उससे प्रॉफिट जो फ़ायदा ले रहा है, बेनिफिट ले रहा है, वो तो बिग लैंड ओनर्स है ना कि जो एक छोटा फार्मर है जिसके पास 1 एकड़ है या 2 एकड़ है। तो क्या हर्डल्स हैं कि स्टेट उनको उस चीज़ पे टैक्स के मेन स्ट्रीम नहीं लेके आ रही? आपने खुद मेंशन कर दिया कि इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी का सबसे बड़ा फैक्टर है। जिस तरीके से अभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया था कि हम 5 एकड़ या उससे अबव के लोगों को इनकम टैक्स जो है वो करेंगे। ऑल्दो वो ऑलरेडी टैक्स की पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन
दे अनाउंस्ड और फिर इट वाज टेकन बैक, दे स्ट्रांगली रिजेक्टेड दैट। वॉट जो वो अब उसके आर्गूमेंट्स देते हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स हैं दैट लाइज फॉर एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर शुड नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट। लेकिन अब जो करने का तरीका है, दैट इज समथिंग विच वी कैन हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग। जैसे लैंड रिकॉर्ड का प्रॉब्लम है, दे हैव राइटली आइडेंटिफाइड, लेकिन जब हम सब्सिडीज़ की बात करते हैं वहाँ पे तो कभी किसी ने इस चीज़ के बारे में नहीं कहा। हमारे पास फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ हैं, हमारे पास ट्यूबवेल्स के ऊपर जो एनर्जी के टैरिफ्स हैं उसमें सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो बहुत आसान है कि अगर हमने एक साइड पे किसी ट्यूबवेल को सब्सिडी दी हुई है बिकॉज वो एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक इनकम टैक्स का भी एक रिटर्न फाइल बन सकता है कि जिसमें उसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको टैक्स भी किया जा सकता है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि हमें सब्सिडी दो, सब्सिडीज के, लेकिन ये नहीं है कि टैक्स पे आए। एग्जैक्टली उसकी वजह फिर यही है कि देखिए, अब जो इसमें एक और एंगल भी आ जाता है कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं ये डिपेंडेंट है ऑन द फेडरल गवर्नमेंट। टैक्स करना बहुत मुश्किल होता है। मसला आप अगर अपनी जुरिस्डिक्शन में कोई नया टैक्स लगाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे, वो कहेंगे जी कि आप इसके अगेंस्ट हमें सर्विसेज क्या देंगे। लेकिन दूसरी साइड पे क्योंकि सर्विसेज का ट्रस्ट डेफिसिट है, तो दैट इज़ वाई जो लोअर कॉन्स्टिट्यूशंस है वो टैक्स नहीं लगाना चाहते। तो अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो क्योंकि डिपेंडेंट है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो हमेशा एफबीआर को कहेंगे कि आप एडिशनल टैक्सेस लगाएं, आप एडिशनल रिसोर्सेज कलेक्ट करें, और जो उनकी अपनी डोमेन है उसके बारे में वो बिल्कुल फिक्र नहीं करते। तो मेरे ख्याल में देर आर वेज ऑफ इनकरेजिंग देम, जैसा हमने बहुत बार पाइड में ये इस चीज़ को प्रपोज किया है कि जो हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसमें आप एक मैचिंग ग्रांट का जो सा है वो कॉन्सेप्ट ले आए, जिसमें आप ये कहें कि जो प्रोविंस जितना रिसोर्स कलेक्ट करेगा एफबीआर उसके प्रोपोर्शन से उसको शेयर करेगा, बजाय इसके कि वो आउटराइटली अपने रिसोर्स बंडल में से प्रोविंसेस को दें, थोड़ा उसके ऊपर प्रेशर भी डालें। अच्छा, उसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जो है वो वाक़या बताता हूँ। जो हमारी लास्ट एफबीआर के चेयरमैन थे, उन्होंने एक्चुअली अनाउंस कर दिया था कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये चाहें तो हम भी उनके बिहाफ पे ये टैक्स लगा सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है एफबीआर में, तो वहां पे एक एग्रीकल्चर इनकम का पूरा ब्लॉक मौजूद है जिसमें लोगों ने डिक्लेयर की हुई होती है कि जी ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि वो क्लेम ये करते हैं कि जी कि ये हमारी क्योंकि प्रोविंशियल साइड से टैक्सेबल है, तो एफबीआर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा जी प्रॉब्लम कोई नहीं, हमारे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद, आप सिर्फ हमें अलाउ करें कि हम आपके बिहाफ पे कलेक्ट करके आपको दे दें। लेकिन प्रोविंसेस ने उस चीज़ को भी एग्री नहीं किया। तो वहां पे बहुत प्रोविंसेस उस चीज को किस बेसिस पे नहीं करना चाहते, मतलब कि एग्री? जारी बात है कि जहां पे अब बात आ जाती है कि हु इज बेसिकली सिटिंग इन द पार्लियामेंट्स, सिंस दे आर मोस्टली एग्रीकल्चरिस्ट, या जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें जो उनको सपोर्ट करते हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू लाइक एनी टैक्स विच इज गोइंग टू इम्पोज टू देम। हालांकि अगर आप इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर उनको एडिशनल रिसोर्सेज मिलते हैं तो वो अपने इलाके में उसको खर्च कर सकते हैं, उससे उनकी जो रिसोर्स या वोट बैंक है वो इंक्रीज भी कर सकता है। लेकिन ये एलीट कैप्चर जो सा प्रोविंशियल साइड पे है, जिसमें जो फ्यूडल्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, चाहे वो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में है जो इन लोगों को पार्लियामेंट में लाने में हेल्प करते हैं, वहां पे द प्रॉब्लम लाइज कि वो लॉबी करते हैं और इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं होने। हालांकि ये देखें कि जीडीपी जो है हमारा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का 1/5 है, ठीक है, बिल्कुल, और टैक्सेशन में जो आ रहा है वो 1% भी नहीं है, 1% भी, तकरीबन 0.1% के करीब जो है 0.1%। एग्जैक्टली। लेकिन ये सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, हमारे पास और भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जिस तरह एक हमारा रिटेल सेक्टर है। रिटेल सेक्टर भी तकरीबन कोई इतना ही कंट्रीब्यूट करता है टू द जीडीपी, लेकिन उसके ऊपर भी हमारी इफेक्टिव टैक्सेशन नहीं है। हमने पॉइंट ऑफ सेल्स के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश तो की है, लेकिन वो क्योंकि दोबारा से एक फेडरल डोमेन में चीज़ आ जाती है, तो अब एफबीआर के लिए इसको ऑल अक्रॉस पाकिस्तान मुख्तलिफ जो उनके पॉइंट्स है उस पर एडमिनिस्टर करना, उसके लिए जो उनको मैन पावर चाहिए, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी की डिप्लॉयमेंट है, इट्स टू कॉस्टली। तो हम तो बार बार फिर ये कहते हैं कि वेयर आर द प्रोविंसेस। अगर फेडरल ब्यूरो ऑफ जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज की कलेक्शन को कल को प्रोविंसेस ने शेयर करना है, तो वाई कांट दे ऑल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ टैगिंग इन जहाँ जहाँ पे कोई गैप्स मौजूद हैं, चाहे वो एफबीआर के लेवल के हैं, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल के हैं, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल जो सी लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है। सर, हर बंदा यही चाहता है कि मतलब मुझे प्लॉट मिल जाए रियल स्टेट में, और हर इंस्टीट्यूट हमारे ने अपनी अपनी सोसाइटीज़ बनाई हैं, तो उसमें भी तो टैक्स इवेजन है, और जो ब्लैक मनी है उसको वाइट किया जाता है, वहाँ पे मोस्टली ये होता है। तो वहाँ पे क्या हर्डल्स हैं? देखिए, पहली प्रॉब्लम यह है कि हम वी कम टू द कंक्लूजन्स वेरी क्विकली।
जो रियल स्टेट है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आम लोगों की जो सेविंग व्हीकल है उसके लिए यही एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, हमारे जो कॉमन लोग हैं, अगर आप उनसे ये पूछें कि आप अपनी जो लाइफ की इनकम और कंजम्पशन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो वो कहेंगे जी हमने कहीं पे प्लॉट लिया हुआ है या हमने कहीं पे मकान लिया हुआ है, बिकॉज दे ट्राइंग टू बैलेंस आउट देयर कंजम्पशन एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्यूचर। हैविंग सेड दैट, ओवरऑल अगर आप रियल इकोनॉमिक जो एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन देखें कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, तो वो काफ़ी है। जैसे लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसने भी काफ़ी इसमें इंसेंटिव्स अनाउंस किए, अभी भी जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। तो ओवरऑल एज ए सेक्टर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड। दूसरी साइड पे जहाँ पे टैक्सेशन की बात आती है, तो हमारे बहुत सारे टैक्सेस ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, जैसे अब FBR है, वो हर इलाके की एक वैल्यू जो है वो डिटर्मिन करता है, जिसको हम FBR रेट कहते हैं। आप कोई भी प्लॉट या मकान खरीदने जाएंगे तो वो वहाँ पे उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको टैक्स करता है। हम ये समझते हैं पाइड में कि कोई नया टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ जो आपके FBR रेट्स हैं इनको ख़त्म कर दें, और उसकी बजाय आप हर जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें उनको ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के बारे में इनकरेज करें। और उसका तरीका ये हो सकता है जो बाकी दुनिया में भी है कि आपने लेट से कि किसी मकान की वैल्यू जो सी है वो 1 मिलियन डिक्लेयर की है, तो गवर्नमेंट के पास ये राइट हो कि वो आपको 1.5 मिलियन दे के वो मकान आपसे ख़रीद ले। दैट्स वन। सेकेंड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है कि उसमें जो भी बाइंग एंड सेलिंग रेट्स हैं वो पब्लिकली नोन होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कुछ अगर प्लॉट बेचता हूँ, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है या जो मेरी आस्किंग प्राइस है, ये किसी एक नेशनल रजिस्ट्री में पब्लिकली अवेलेबल हो, ताकि अच्छा। कोई भी XYZ उसको बायर अगर टैग करना चाहता है तो कर ले। इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो सेलर है उसको ट्रू वैल्यू मिलेगी, सेकंड साथ ही साथ ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कि लोग अपनी ट्रू वैल्यू जो उनसे है वो डिक्लेयर नहीं करते। तो अगर आपके पास एक ट्रू वैल्यू आ जाती है, तो जैसे ही ट्रांजैक्शन होगी उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से उसका टैक्स लग जाएगा, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा अंडरग्राउंड इकोनॉमिक एक्टिविटी का या इवेजन का। लेकिन हमने क्योंकि वो FBR रेट्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग डबल बुक कीपिंग करते हैं कि FBR रेट लेट से I8 के इलाके का जो है वो कहता है जी 4 करोड़ रुपए का घर है, जबकि एक्चुअल जो घर है वो 6 करोड़ का है। तो वो बंदा दो अब एग्रीमेंट्स बनाएगा, एक वो जो उसने CDA में जमा कराना है अलॉन्ग विद पेपर्स के जी ये 6 करोड़ का है, अच्छा। FBR का जो है वो रेट इतना बनता है, और एक उसने 6 करोड़ की जो सी वो एक्चुअल ट्रांसफर डीड बनाई होगी। तो हमें सिर्फ इस प्रॉब्लम को, ये पजल को सॉल्व करने की जरूरत है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी ट्रू वैल्यू जो सी है वो ट्रांजैक्शन के टाइम पे डिक्लेयर हो जाए। अब जो दूसरा मामला आ जाता है कि क्या हम प्रॉपर्टी को एज अ वेल्थ कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि जिसके ऊपर हमें टैक्स लगाना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि अगर हमारे पास यहाँ पे लोगों के पास बेतहाशा जो सी है वो लैंड मौजूद है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ लैंड्स एंड प्लॉट्स है, तो उसके ऊपर हमें वेल्थ टैक्स जो है वो इनिशिएट करना चाहिए। अगर वेल्थ नहीं कर सकते तो कम से कम एक इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि ताकि जब आपकी ये जायदाद आपके बच्चों को शिफ्ट हो रही होती है, जिस वक्त इसका नुकसान लोगों को सबसे कम होता है क्योंकि ये फ्री फॉल होता है ना, तो वहाँ पे हम इसको कम से कम टैप इन कर सकते हैं और एडिशनल रिसोर्सेज ले सकते हैं। सर, ये जो विंडफॉल गेन्स टैक्स है, ये भी इन्होंने पता नहीं पहले था इसमें नहीं, लेकिन मैंने मेरी उसमें नोटिस में अभी आएगा ये विंडफॉल, कि अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता है तो देन यू विल हैव टू पे मोर टैक्स। जी। तो इसका आपका नहीं ख्याल कि एक बंदा बहुत ही हार्ड वर्क करता है और उसका जो बिजनेस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, या फिर मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि हमारी ऑडियंस के लिए कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, व्हाट डज दैट मीन कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, और उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? नहीं, जिसने हमने स्टार्ट जब बात यहाँ से की कि हमारी जो टैक्स है दैट्स वन वे, और उसमें जो स्पेशली इनकम टैक्स है वो जितना बढ़ाते जाएंगे तो उतना ही ये डिसइंसेंटिव क्रिएट करता है टू वर्क। मतलब कहने का मतलब है कि अभी जैसे 40% है, तो कहने अब मैं 100 रुपये का काम कर रहा हूँ, जिसमें से 40 रुपये मैं किसी और के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, जिसका मुझे कोई रिटर्न भी नहीं मिल रहा, तो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार मैं उस इकोनॉमिक स्लैब में जाता ही नहीं जिसके ऊपर मेरे पास 40% टैक्स है। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि मसलन मैं अगर 80 रुपये कमाऊँ तो मेरी टैक्स की लायबिलिटी है 30%, और अगर मैं 100 रुपये कमाऊँ तो मेरी टैक्स की लायबिलिटी है 40%। तो अगर मैं 100 कमाऊँगा तो 40 टैक्स देके मेरे पास बचेंगे 60। अगर मैं 80 कमाऊँगा तो 30% के हिसाब से मुझे बचेंगे टैक्स दे के 64। तो मैं 100 रुपये कभी कमाऊंगा ही नहीं, मैं 80 रुपये के ऊपर ही रुक जाऊंगा। तो जब गवर्नमेंट इस किस्म के प्रीडेटरी टैक्सेस लगाना शुरू कर देती है
जिसमें जो विंडफॉल गेन, जिसको वो अकाउंटिंग की टर्म्स में ये कहेंगे कि अगर लास्ट ईयर की इनकम के ऊपर आपकी 10% से बढ़ गई तो वो हमारे हिसाब से विंडफॉल गेन है। अब उसके एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे आपका हार्डवर्क था या लेट्स से कि आपने किसी कंसोर्शियम को ज्वाइन कर लिया है जिसमें आपने एक अपना विजन ब्रॉड किया है, या आपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया है, या आपके बिजनेस की ये ट्रेजेक्ट्री थी। मतलब मैंने अगर कोई लेट्स से कोई कारोबार स्टार्ट किया है तो पहले 5 साल में जारी बात है संक कॉस्ट है, मुझे उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, छठे साल से मेरा पे बैक पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे दी एफबीआर इज थिंकिंग कि आपको विंडफॉल गेन मिला है। तो मेरे हिसाब से दैट्स गोइंग टू बी मोर प्रीडेटरी, और उससे एंड ऑफ द डे मार्केट के अंदर डिस्टॉर्शंस क्रिएट होंगी, जिसको हम ये अंडरग्राउंड इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ेगी, क्योंकि लोग ज़्यादातर इस तरफ रुझान उनका हो जाएगा कि जहाँ पे वो कंसील कर सके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, या वो काम करना छोड़ देंगे। वो कहेंगे कि हम एक्स्ट्रा क्यों पेन बेयर करें जिसकी वजह से हमें नुकसान भी हो सकता है। हाँ, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें ये पॉसिबल है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसमें उनके अपने एफर्ट्स नहीं हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी रेट अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ जाएगी, और ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट ने उनसे कर्जा लिया हुआ है उसके ऊपर पे बैक बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे यू कैन जस्टिफाई कि जी कि दे शुड पे हायर टैक्सेस, क्योंकि ये वो पार्ट है इनकम का जो उन्होंने खुद से एफर्ट्स करके नहीं जनरेट किया। बट इट कैन नॉट बी जनरलाइज टू ईच एंड एवरी बिजनेस, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जो लोग ग्रो करना चाहते हैं, जो बिजनेसेस आगे आना चाहते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करें रादर देन ये कि हम उनको रोकें। सर, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इनडायरेक्ट टैक्स को आप इस तरह समझे कि हर वो टैक्स जो पास ऑन किया जा सके वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की, तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की वजह से आपका पेट्रोल महंगा होगा, और जो आपकी जितने भी फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं या जो ट्रकिंग बिजनेस वाले हैं वो इस कॉस्ट को आगे शिफ्ट कर देंगे टू द गुड्स विच आर बीइंग शिफ्टेड, और वो उसको शिफ्ट कर देंगे टू द अल्टीमेट यूजर्स जो हमारे कंज्यूमर्स। ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि वो आप शिफ्ट कर सकते हैं नेक्स्ट का जो यूज़र ऑफ दैट कमोडिटी है, तो ये आपकी डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये प्राइसेस को बढ़ा देता है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप जिस जगह से कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स, टेक्निकली स्पीकिंग वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता, बजाय इसके जो अल्टीमेट आपके कंज्यूमर्स हैं वो बेयर कर रहे होते हैं। अब वो कौन है, इसके बारे में हमें बैठ के सोचने की ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि जी के गवर्नमेंट जो सी है वो एडिबल ऑयल के ऊपर टैक्स बढ़ा देती है, जीएसटी हमारा 17% है, उसको बढ़ा के वो 20% कर देती है। तो अब अल्टीमेटली ये जो आम जो लोग हैं, जो कॉमन उनकी यूजेज है, उसके अंदर भी उस प्राइस का जो इम्पैक्ट वो जाएगा, और फिर उनको प्रॉब्लम इस सेंस में होता है क्योंकि वो तो अपनी वेजेस को फौरन नहीं रिवाइज कर सकते। मतलब मेरी आप मिसाल ले लें, मैं सैलरीड हूँ, तो अब अगर आपका इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा जो कि मुझे इनडायरेक्टली पे करना है बिकॉज मेरी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो मैं तो अपनी सैलरी खुद से नहीं बढ़ा सकता। इसी तरीके से एक आम बंदा जो कहीं पे दिहाड़ी लगाता है या जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं, वो अपनी प्राइसेस को फ़ौरन एडजस्ट नहीं कर सकते, तो वो फिर इसकी जो कॉस्ट है वो बेयर करते हैं। सर, इंपोर्ट्स पे जो हमने टैक्सेशन इंपोर्ट्स पे हम हमेशा ही बढ़ाते रहें, और आज देखें अगर लेट्स से या ड्यूटी जो है, ड्यूटीज़ वो भी हमने बढ़ाई हैं, तो उससे आपका ये नहीं ख्याल कि हमने जो फ्री मार्केट है उसको वो किया है, उस फिनोमेना को, दो कि ये वर्ल्ड वाइड भी हो रहा है लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही किया है, उससे ये हुआ है कि जो हमारी, उससे इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट हुआ है। बिल्कुल, आपकी देखें हर जो पॉलिसी होती है उसकी जो आउटकम है उसको जहन में रखना चाहिए। जब हम इंपोर्ट साइड की टैक्सेशन की बात करते हैं तो दुनिया भर में इसको रेवेन्यू के पर्पस से नहीं लिया जाता, यानी कि इट इज़ नॉट मेंट फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, रादर इट शुड बी यूज्ड फॉर प्रमोटिंग योर बिजनेसेस। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि जी कि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, उसके लिए आपकी कोई रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई है या आपने कोई और सरचार्ज लगा दिया, या आप कहते हैं कि जी कि हमने टैरिफ्स इसलिए लगाए हुए हैं कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं लोकल इंडस्ट्री के लिए भी, प्लस जो बाहर के मुल्क मालिक हैं क्योंकि वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स में सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली आपको वो सब्सिडी का काउंटर करना है यहाँ पे थ्रू टैरिफ मेजर्स। तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन अगर इसको, लेकिन पाकिस्तान के केस में अनफॉर्चुनेटली हम इसको एज अ रेवेन्यू मेजर के तौर पे यूज करते हैं क्योंकि ये आसान है ना।
मसला एक चीज़ मेरे पास इंपोर्ट की स्टेज पे आ रही है तो मेरे सामने पड़ी हुई है, उसके ऊपर मेरे लिए टैक्स लगाना आसान है। उसके ऊपर मैं ना सिर्फ इंपोर्ट जो टैक्सेस हैं वो लगाता हूँ, मैं उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाता हूँ, मैं उसके ऊपर सरचार्ज लगाता हूँ, मैं उसके ऊपर बाकी टैक्सेस भी लगा देता हूँ, इवन इनकम टैक्स की विद होल्डिंग भी लगती है उसके ऊपर, और फिर उसके बाद जो आपका सेल्स टैक्स है वो भी लगता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के केस में एफबीआर के अंदर अगर 100 रुपये इकट्ठे हो रहे हैं तो तकरीबन 60 से 65 रुपये ऐसे हैं कि जो इंपोर्टेड जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उससे कलेक्ट किए जाते हैं। तो दिस इज़ बैड, क्योंकि आपकी अब जिस तरह लास्ट ईयर हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम कम करें, क्योंकि हम जो सी है हमारा जो ट्रेड अकाउंट गैप था वो बढ़ता जा रहा था। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी जो रेवेन्यू है वो भी गिर जाएगा। तो वो एफबीआर के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा बन गया, क्योंकि उन्होंने तो जो अपनी रेवेन्यू की प्रोजेक्शंस थी वो सारी वहाँ पे की हुई थी। अब वही प्रॉब्लम अभी भी है, जो हमने 9 ट्रिलियन का टैक्स का टारगेट दिया है, बल्कि अब तो बढ़ गया 9.3 ट्रिलियन का तकरीबन हो गया, 9.4 ट्रिलियन का। उसकी जो रीज़न वो है वो यही है कि हम ये समझते हैं कि हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी एंड दे आर गोइंग टू कम एज दे वर डूइंग अर्लियर, तो हमारे पास रेवेन्यू बेस हो जाएगी। लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। टेक्निकली हमें इंपोर्ट बेस को रेवेन्यू कलेक्शन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको हम ज़रूर यूज़ करें, लेकिन उसके जो रीजंस है वो इंडस्ट्री सपोर्ट है, उसके बाद और बहुत सारे उसमें जो ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज हैं, इट्स नॉट रिलेटेड टू एक्चुअली द रेवेन्यू। रेवेन्यू इज़ अ विंडफॉल गेन फॉर द एफपीआर बट नॉट एज अ मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सर अगर देखा जाए तो जो इंडिया का एक सिटी है चंडीगढ़, दैट दैट हैज़ जो इनकी इनकम टैक्स कलेक्शन है दैट इज़ मोर देन दैट ऑफ द पंजाब, हमारा जो पाकिस्तान का है। तो हम इंडिया ने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिनकी बेसिस पे उन्होंने अपना टैक्स सिस्टम जो है वो इतना रेवोल्यूशनाइज कर दिया? सबसे जो पहली बात है, जो अब जिस तरह हम सिटी लेवल की टैक्सेशन की बात करते हैं, तो इसमें लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देखिए बात फिर वहीं पे आ जाती है ट्रस्ट। आप अगर मुझसे पैसे कलेक्ट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट मुझे सर्विसेज दे रहे हैं तो आई वुड बी हैप्पी टू गिव यू दैट। लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि आई कैन होल्ड यू अकाउंटेबल, आई कैन आस्क यू, तो आई वुड नॉट पे। जब हम सिटी लेवल की टैक्सेशन की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा टैक्स का होता है कॉन्टेक्स या टैक्स की बेस, ये कहलाती है अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, यूआईपीटी। पाकिस्तान के केस में यूआईपीटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत गैप मौजूद है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सीडी की अगर आप मिसाल देख लें तो उसमें जो लास्ट उन्होंने वैल्यूएशन की थी जिसकी बेसिस के ऊपर वो रेंटल वैल्यू निकालते हैं, और उसमें है वो तकरीबन शायद को 2002 की थी, जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने डिटर्मिन किया कि जी लेट से F6 सेक्टर का जो एक पर्टिकुलर घर है उसके ऊपर कितना जो है वो टैक्स होना चाहिए। फिर उसके अंदर बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं कि जैसे आप कहते हैं कि अगर आपका 5 मरले का घर है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर आपका जो घर है वो ओन्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो है वो जो घर है वो आपको मिला हुआ है, दैट इज द ओनली हाउस विच यू हैव, तो यू वुड नॉट बी पेइंग टैक्सेस। तो अगर आप इन सारी एनोमलीज इन द सिस्टम को देखें तो देन यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ गैप विच इज देयर। तो हमारे केस में क्योंकि हमारी लोकल गवर्नमेंट्स ही नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि जितना आप लोकल लेवल के ऊपर टैक्स कलेक्ट करेंगे तो दूसरी साइड पे जो डिमांड होगी कि आप हमें सर्विसेज क्या इसके अगेंस्ट दे रहे हैं वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ऑल्दो कि देर इज़ अ गैप, बट ऑन द अदर साइड सिंस देर इज़ नो स्पेंडिंग, देर इज़ नो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, कोई हमारी लोकल गवर्नमेंट नहीं है, तो आप अगर आज इसको ज़्यादा कलेक्ट भी करना शुरू कर देते हैं तो देर वुड बी स्लिपेजेस या उसकी जो कंसीलमेंट वो ज़्यादा होगी। बट इफ़ यू इम्प्रूव द लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर in which the people are there to be accountable for all the resources which they collect, the people would be willing to pay you more. मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमने एक समझ लें पायलट स्टडी की थी जिसको हम कहते थे एनवायरमेंटल फिस्कल रिफॉर्म्स, पाइड ने एबटाबाद में की थी, जिसमें हमने इस चीज़ के बारे में रिसर्च की थी कि अगर हम लेट से कि जो हमारी वेस्ट कलेक्शन है उसको इम्प्रूव करना चाहें तो उसमें जो हमारा बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइक्लेबल है और जो प्योर वेस्ट है, अगर हम इसको मार्केट बेस्ड करना चाहें, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम इंसेंटिव दें कि वो घर के लेवल के ऊपर अपना जो गार्बेज है उसको वो 3 तरीकों से सॉर्ट आउट करें, ताकि जो 2 कंपोनेंट्स हैं उसमें जो बायोडिग्रेडेबल है या रिसाइक्लेबल है उसकी उनको पेमेंट हो जाए, तो द पीपल वर विलिंग टू डू दैट। तो द मोर सर्विस यू आर विलिंग टू गिव देम तो दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमें आप सिर्फ एडिशनल टैक्सेस दे दें एंड इन ल्यू ऑफ दैट देयर इज नो सर्विसेज, so then the people would not be willing to pay you the same amount. But still,
There is We a have potential. local bodies, strong local bodies, so they are able to. If we have, then it's not an issue because it's a kind of a decentralized delegated subject. They are authorized to do whatever they want to do. If they want to charge more taxes, do a better tax policy, तो they would be doing it. लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमें ना सिर्फ एम्पावरमेंट की ज़रूरत है लोकल गवर्नमेंट्स की, साथ ही साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी उनके ऊपर डालने की ज़रूरत है कि भाई आपकी अब ये जिम्मेदारी आपने ये करना है. विदाउट दैट दे आर नॉट गोइंग टू मैनेज इट इन दैट वे विच इट शुड. अब छोटी सी इसकी एक और मिसाल लें, यहाँ पे जैसे सीडीए वालों का कन्वेंशन सेंटर है जिसमें साल में शायद कोई 10 नहीं तो 15 इवेंट्स होते हों. अगर आप उसकी टोटल जो लैंड उसने कवर की है, उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट, उसमें जो बंदे काम करते हैं, अगर आप वो सॉरी कॉस्ट देखें तो इट्स टू बिग अ कॉस्ट. तो बट सिंस देयर इज नो प्रेशर फॉर दी सिटी गवर्नमेंट या जो सीडीए है कि भाई हमने इसको इस लेवल के ऊपर लेके जाना यूज के कि ये अपनी कॉस्ट रिकवर करे, तो दे आर नॉट डूइंग इट. तो हम यही काम कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर कि जहां पे हम उनको अकाउंटेबल करें कि वट एवर दे आर गोइंग टू डू दैट वुड बी इन रिस्पॉन्स टू द टैक्स विच दे कलेक्ट, दे आर गोइंग टू डू इट एफिशिएंटली एज वेल. सर जो हमारी गवर्नमेंट का साइज़ है और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का साइज़ है, बेशक वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है, तो उसका साइज़ इतना बड़ा हो चुका है कि वो हम दोबारा एक रीहायरिंग करते हैं और उस उन्हीं को दोबारा चलाने के लिए हमारी एक वर्क चल रहा होता है कि मतलब हमने लेट्स से कि हमारी ब्यूरोक्रेसी है, एक एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी है, अब उसको रन करने के लिए दोबारा नई ब्यूरोक्रेसी हायर किया जाता है, नई लोग हायर किए जाते हैं. तो अब आपका नहीं ख्याल कि उन चीज़ों को भी कट डाउन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल. आप एक अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू, उसमें उन्होंने, हम भी हर बात तो हम भी करते हैं लेकिन उन्होंने वर्ल्ड बैंक के लेवल पर भी इसको उठा दिया कि जब हमने डिवॉल्व कर दिए सब्जेक्ट, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर वो मिनिस्ट्रीज क्यों रखी हुई हैं? तकरीबन उन्होंने कोई एस्टिमेट किया है कोई 450 अरब रुपए के करीब फेडरल गवर्नमेंट खर्चा कर रही है फॉर नो रीजन. यानी कि ये उनका मैंडेट नहीं है, ये उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है, उनका सब्जेक्ट नहीं है. तो हमारी गवर्नमेंट के अंदर इतने सारे, एक इशरत हुसैन ने एक कमीशन बनाया था जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया था ऐसे दफ्तर के जो रिडंडेंट हो चुके हैं या जिनको अब रीमॉडल करने की ज़रूरत है. अगर हम उस साइड पे चले जाते हैं तो ये बहुत एक आसान हल है कॉस्ट कटिंग का भी, बट उससे ज़्यादा ये हमें फ़ायदा देगा कि जो गवर्नमेंट का, जिसको भी आप जिक्र करते गवर्नमेंट का साइज़, हम इससे ऊपर एक और बात करते हैं जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट का फुटप्रिंट. कि वो बहुत सारी चीज़ों में ज़बरदस्ती घुसे हुए हैं. जब आप इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को स्मार्ट कर देंगे तो वो फिर ऐसी चीज़ों में जिसमें उनको नहीं घुसना चाहिए वहाँ से अपने हाथ पीछे खींच लेंगे. एंड वी वुड हैव अ स्मार्टर गवर्नमेंट, वी वुड हैव बेटर गवर्नेंस. क्योंकि ये ना होना कि अभी अगर आप जाएं, मसलन आपने कोई बिजनेस खोलना है तो वो आपसे कहेंगे जी कि एक्स इदारे से भी इसका एनओसी लें, वाई से भी लें, फिर उसके बाद जेड के पास भी जाएं, ये भी करें फॉर नो रीज़न. वो तो बिजनेस एग्जॉस्ट हो जाएगा वो बंदा. तो हर चीज़ में आप टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, आप अगर कभी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल फॉर्म उठा के देखें, उसमें कोई तकरीबन कोई 7,000 के करीब एंट्रीज है विच आर प्रैक्टिकली रिडंडेंट. अगर आप एफबीआर से पूछे कि भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे भी देते हैं, आप एंड ऑफ द डे इसका करेंगे क्या? तो वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं करते. या तो वो ये बता देना कि जी इतनी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो बाकी दिस इज ऑफ एनी यूज, ऑफ एनी यूज, हैव दे एनी लाइक दे एक्सप्लोर्ड. इवन मैं कहता हूं कि कोई ऑडिट्स की कोई हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं. मसलन अगर आप उनका ऑडिट का भी कॉन्टेक्स्ट देखें तो वो जब अपना क्लेम स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं जी आपके ऊपर 10 करोड़ रुपए का जिनसा हर्जाना है, लेकिन जब वो सेटलमेंट होती है तो वो 2 लाख रुपए में हो रही होती है. तो ये तो कॉमन है. तो प्रैक्टिकली इसका मतलब वो जो डेटा आप हमसे एडिशनल ले रहे हैं उसका कोई यूज नहीं है. आजकल आसानी के लिए आपका एक आईडी कार्ड है जो बेस यूनिट के तौर पे यूज हो सकता है. लेट एवरीथिंग बी नेटेड अराउंड इट. और जितनी ये ऑर्गेनाइजेशंस, अथॉरिटीज हैं, इन सब को ख़त्म करें और कोशिश करें कि अपना ये जो बर्डन है इसको कम करें. आप इसको इस चीज़ से देख लें कि जो अभी एक काउंसिल बनी है गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सिर्फ एक रोल है उनका, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं इनको कम करने के लिए हमें ये काउंसिल बनानी पड़ रही है. मतलब अच्छी बात है, लेकिन ये साथ ही साथ एक अफसोस का भी मुकाम है कि एक काम जिसको सीडीए वालों को खुद करना चाहिए अच्छे तरीके से, उसके लिए अब एक काउंसिल बनेगी और उस काउंसिल के अंदर भी आर्मी बैठी होगी कि जो आपको इंश्योर करेगी
कि आप टाइम ज़्यादा नहीं लेते, आप एक्स्ट्रा उनसे मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगते, आप उनके लिए हर्डल्स नहीं क्रिएट करते। दिस शुड बी द जॉब ऑफ द डिपार्टमेंट इटसेल्फ। ये ऐसे ही है कहने के लिए कि जिस तरह पाइड है, पाइड का जो बेसिक मैंडेट है वो रिसर्च है, तो अब हमें रिसर्च अच्छी कैसे करनी है ये कोई और इसके लिए कोई और बाहर से बैठ के मुझे बताएगा। तो दिस इज हाई टाइम कि हम इस तरह की काउंसल्स बनाने के साथ साथ ये भी सोचें कि हम किस तरह अपना स्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि काउंसिल इज वन टाइम, फिर उसके बाद अगले साल अब आप क्या करेंगे, फिर एक और काउंसिल बनाएंगे। जो प्रॉब्लम है, जो आपका रूट कॉज है, हमें उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें जो अपनी पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, उनको दोबारा से सोचने की जरूरत है, रीमॉडलिंग की जरूरत है। इसको हम कहते हैं जीरो बेस्ड, यानी कि आप ये अज्यूम करें कि आज हम नहीं हैं और हमने अपनी जरूरत जो सी मनवानी है, तो वो हम कैसे मनवा सकते हैं कि हम अपनी जस्टिफिकेशन दें कि भाई हम आपसे ये 4 चीजें इसलिए मांग रहे हैं, या हमारा जो दफ्तर है उसकी एग्जिस्टेंस इसलिए जरूरी है कि दिस इज गोइंग टू हेल्प इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड। ये नहीं है कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ द ऑफिस, या एक वो हमारे पास 1940 का कानून बना हुआ है तो हमने उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारा जो सा वो सेटअप, हमने पोर्टफोलियोज रखे हुए, स्पेशल असिस्टेंट्स रखने हैं। एग्जैक्टली। तो वो खैर एक मतलब है कि ऑल टुगेदर इट्स अ सेपरेट डिबेट, हाँ, पॉलिटिकल इन नेचर है, लेकिन जो काम किया जाना चाहिए कि जो हमारे दफातर हैं उनके बारे में सीरियस थिंकिंग की ज़रूरत है कि अगर आपका लेट्स से कि कंपटीशन कमीशन है तो उसका मकसद क्या था, क्या उसने अचीव किया, अगर नहीं अचीव किया तो क्या बॉटलनेक्स हैं, और अगर लेट्स से कि वो ऑफिस रिडंडेंट हो गया, वो कोई फ़ायदा उसका नहीं दे रहा, उसको क्लोज करते। हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रोते हैं कि जी के पीआईए नहीं चल रहा, रेलवे नहीं चल रहा, हमारी तो मिनिस्ट्रीज भी नहीं चलती। मसला आप अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री उठा के देख लें, मेरे हिसाब से दिस इज़ अ फेल्यूर कि अगर बच्चों को जो किताबें हैं वो लेट मिलें, या बच्चों की जो किताबें हैं उनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो हर साल आपको रीप्रिंट करनी पड़े, या लेट से कि आपके जो बच्चे स्कूल में हैं उनका जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि 8वीं के बच्चे को दूसरी जमात की जो कैलकुलेशंस हैं वो भी नहीं आती। तो दिस इज अ बिगर फेल्यूर एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो चीजें हमारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के अंदर नहीं हो रही, वो भी तो एक फेल्यूर है जिसके बारे में हमें सोचने की और काम करने की जरूरत है। सर, हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका जो चलो कुछ वो सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं जिनका डाटा नहीं ऑडिट हो सकता, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो कि मतलब कि ऑडिट के अंडर खुद ही ऑडिट ना दें, तो उसमें क्या मुश्किलात होती हैं कि वो ऑडिट नहीं दिया ये जाता? खैर कहा जाता है कि ऑडिट नहीं होता, उनके अपने इंटरनल ऑडिट सिस्टम स्ट्रक्चर्स में होते हैं और वो हमसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें अच्छा। कोई मतलब ऐसी बात नहीं। जैसे अब हम अगर मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल एक सेपरेट सब्जेक्ट है, उनका वो शायद एक सिस्टम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट है। अच्छा। लेकिन जो ऑडिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू इम्प्रूव, वो चाहे उस साइड पे है या चाहे गवर्नमेंट की साइड पे है, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अगर आप कभी जो पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल हैं उनसे ये बात पूछें कि जी कि पिछले 70 साल से हम इस ऑफिस को चला रहे हैं, तो व्हाट चेंजेस हैव यू सजेस्टेड, व्हाट वर द रिफॉर्म्स व्हिच यू सजेस्टेड एंड वर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। हमारी तो जो ज्यादातर पॉलिसीज है वो डोनर आके बना रहा होता है। उसूलन ये पॉलिसीज तो हमें ऑडिटर जनरल को काम है कि वो बताए कि जनाब आपके सिस्टम के अंदर यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन दे गो बाय द बुक। उनके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि 2+2 हुआ या नहीं हुआ, एंड वो चाहे 11 छोड़ दें और उसकी जगह 4 वो एक्सेप्ट कर लें, दे आर गोइंग टू बी हैप्पी विद इट। तो प्रॉब्लम ये हमारे इदारों का है कि हमें जिस तरीके से उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, अनफॉर्चुनेटली हम वो सपोर्ट सिस्टम नहीं लेके आ सके। और उसमें जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसा ही ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है, या कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, या जो रिसर्च थिंक टैंक्स है, मैं पाइड को भी उसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा कि हमारे जैसे जो इदारे हैं उनको एक कथारसिस देना चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को कि वो किस तरीके से अपनी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक अच्छा सर्विस डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आ जाए। जिस तरह मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, और ये हमने भी बहुत बार सजेस्ट किया था, अब लेकिन ये वायरल हो गया क्लिप, उसमें जो इंडिया की आम आदमी पार्टी है, तो उसमें उनसे किसी ने पूछा कि जब करप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे, तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम लोगों को इनवाइट करें कि वो ऑफिस में आएँ, जो सर्विस डिलीवरी है वो उनके घर तक पहुँच जाए। हमने बहुत अरसा पहले ये गवर्नमेंट को इस तरीके से प्रपोज किया था कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं आपके, आप करीम का जो सा है वो सर्विस यूज़ करते हैं, आप जैसे ही उतरते हैं तो ड्राइवर की एक रेटिंग आपके पास आ जाती है। उस रेटिंग का क्या फ़ायदा है कि उस बंदे के ऊपर भी चेक है,
जो नेक्स्ट यूजर ऑफ द सर्विस है उसको भी पता है कि यार हाउ ट्रस्टवर्दी दैट। तो हम इस तरह की रेटिंग सिस्टम क्यों नहीं बना सकते अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, अपने पासपोर्ट के ऑफिसेज के अंदर, अपने जितने भी पब्लिक सेक्टर के ऐसे ऑफिसेज जिसमें लोगों के साथ उनका लाइजॉन उनके साथ, कि मैं हॉस्पिटल में जाता हूं, मैं किसी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करता हूं, मेरे पास फौरन उस डॉक्टर का नाम और उसके आगे 4 इंडिकेटर्स उसके सर्विस क्वालिटी के आ जाए, पूरे हॉस्पिटल के भी आ भी लिखा जा सके रिव्यू के लिए। अगर टेक्स्ट तो शायद बहुत मुश्किल हो उसको इकट्ठा करना, लेकिन कम से कम को 4-5 बड़े जो मेजर इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे पास आ जाएं। जैसे मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलूं तो मैं पूरे हॉस्पिटल को करूं और साथ ही मैं उस डॉक्टर को भी कर दूं। मेरे बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उस टीचर का, उस स्कूल का, उस एडमिनिस्ट्रेशन का मेरे पास एक रेटिंग सिस्टम आ जाए। मैं लेट से किसी करीब थाने में जाता हूं तो जैसे ही मैं FIR कराने के लिए जाता हूं तो आई शुड हैव सम ऑप्शन के जिसमें मैं उसकी रेटिंग कर सकूं। समवॉट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हैज टू बी देयर कि जिससे हमारी जो सर्विस क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सके। सर टेक्नोलॉजी की जैसे बात की आपने, तो टेक्नोलॉजी को टैक्सेशन में कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? टेक्नोलॉजी जो अभी फिलहाल यूज हो रही है टैक्सेशन में वो 4 तरीके से हो रही है। पहला हमारा है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, जिसमें वो तमाम जो प्रोडक्शन है उसको वो मॉनिटर करते हैं, एंड दैट हैज डन वंडर्स। अगर आप जैसे लास्ट ईयर की मिसाल देखें तो व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ इन शुगर सेक्टर, तो सडनली द शुगर प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 30%। इसका मतलब है कि जितनी शुगर की फैक्ट्री थी वो 30% कम रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन क्योंकि अब उसके ऊपर वो एक चेपी लगी हुई है जिससे ट्रैक एंड ट्रेस हो सकता है, तो आपको पता चल जाता है डे टू डे बेसिस के ऊपर कि क्या हो रहा है। वो अब आपका उसमें टोबैको के अंदर है, स्टील के अंदर है, और वो इस तरह के और सेक्टर्स भी उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरी साइड पे फिर हमारा आ जाता है पॉइंट ऑफ सेल्स, जिसको हम कहते हैं POS इंटीग्रेशन, जिसमें अभी तकरीबन कुछ 6000 के करीब उनके Tier 1 के रिटेलर्स हैं, लेकिन इसको एक्सपैंड किया जाना चाहिए क्योंकि उससे हम वो एक्चुअल टैक्सेशन कर सकेंगे जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। फिर जो थर्ड है वो बेसिकली है आपका ये जो जितने भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, जैसे कस्टम्स की क्लियरेंस का है, VBOC का सिस्टम है, या पाकिस्तान सिंगल विंडो है। फिर एक नया उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया है कि जिसके अंदर आप जो अपनी विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उनको आप शिफ्ट कर सकते हैं टू दी अदर ऑप्शंस के जिसमें आप ऑलरेडी टैक्सेस पे कर चुके हैं, उसको वो स्वैप्स कहते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट अब आपका जो मतलब है कि जिस तरह कम से कम प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एक आसान टैक्स ऐप के नाम से भी बन की है कि जिसमें आप अपना जो इमीडिएट टैक्स है रिटर्न उसको फाइल कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? मसला आज भी आप अगर इस्लामाबाद से बाहर जाएंगे तो पता चलेगा जी आपकी इंटरनेट की बैंडविड्थ नहीं है, कहीं पे आपके पास जो उनसी है वो इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए और उसको हमें बहुत आगे लेके जाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक हमारी जो उसके साथ ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी के इंटरफेस की, वो उस तरह अभी अवेलेबल नहीं है। कोशिश तो की जाती है, जैसे पहले हमारी जो बहुत सारी जो ऐप्स थी वो एंड्रॉयड थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि अभी भी हमारी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल फ़ोन यूज़ करती है विच डज नॉट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, तो उन्होंने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है, बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम बिफोर वी गेट टू दैट लेवल। सर और टैक्सेशन सिस्टम इज वंस अगेन इज एंटी पुअर, एंड वो फिर जो है वेल्थी को जो है वो ज़्यादा चांस देता है और उसको उसकी जो मनी है उसको कंसाइल करने में, छुपाने में। तो अगर इस तरह से जैसे कि वी हैव सीन इन बाजवा लीक्स केस, जिसमें अगर लोग कुछ वो टैक्सेस उनके वो लीक हुए हैं, टैक्सेस की डिटेल्स, तो उनको वो कर दिया जाता है जर्नलिस्ट को, दो उस तरह से लीक नहीं होने चाहिए थे बट दे शुड हैव बीन पब्लिक ऑलरेडी। तो उस लीक के केस में आप क्या क्या उस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए अनफॉर्चुनेट था क्योंकि हमारे हिसाब से दैट वाज अ ब्रीच। टैक्स हो या आपका बैंक हो, उसके साथ जो सबसे पहला हमारा रिलेशनशिप होता है वो ट्रस्ट का होता है, पर्सनल डेटा है। ठीक है, ठीक। अब जो उस डेटा का यूज है थ्योरेटिकली स्पीकिंग वो इन हाउस होता है, जैसे हमारी टैक्स की ट्रू लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये FBR का काम है कि उसके अंदर से वो ये देखे कि भाई इस इंडिविजुअल की कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है और क्या इसको हमने ऑडिट का नोटिस जो है वो जारी करना है या नहीं करना। ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो दूसरी साइड है हमारी अकाउंटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में, हमारी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, जैसे अब हमारी पार्लियामेंटेरियंस की जो है वो टैक्सेस की एक अलहदा से रिपोर्ट बनती है, ठीक है। लेकिन क्या उसकी वजह से उतनी पब्लिक आउटक्राई आती है
क्या कभी किसी उसको देख के लोगों ने वोट देना छोड़ा है नहीं। कि जी कि ये हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है ये कहते हैं जी मेरी तो इनकम जीरो थी लास्ट ईयर, अच्छा। तो मतलब शुड वी, वो जो कल्चर है अनफॉर्चुनेटली वो अभी नहीं है। दुनिया भर में इसका तरीका ये होता है कि है तो अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये करना पड़ता है कि जो आपके टैक्स इवेडर्स होते हैं उनको शेम किया जाता है, पब्लिक किया जाता पब्लिकली उनको बताया जाता है कि भाई ये लोग हैं कि जिन, तो वो अब एफबीआर कोशिश तो करता है इनडायरेक्टली कि जैसा उन्होंने ये पार्लियामेंटेरियंस की डायरेक्टरी जो सी है वो क्रिएट कर दी, लेकिन अब इससे आगे एक जो मतलब है कि जनरल सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए कि जिसमें वो इस चीज़ को प्रमोट करेंगे, यार लुक एट देम, इफ दोज आर बेसिकली नॉट पेइंग एनी टैक्सेस तो दैट मीन्स कि दे आर नॉट सिंसियर विद द कंट्री, और वो आगे नहीं लेके जा सकते। क्योंकि जो टैक्स मोरालिटी है ना उसमें एक पार्ट तो ये है कि मैं सर्विसेज को देखूं कि मुझे सर्विसेज क्या मिल रहे हैं, एक पार्ट ये भी है कि मैं ये देखूं कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं क्या वो भी टैक्स पे करते हैं या नहीं करते। मसलन जैसे आप अगर सर्वे करें, आप कहेंगे जी एफबीआर के मुलाजमीन से मैं पूछता हूं जाके कि क्या वो इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करते हैं, ये मतलब बात मुझे पर्सनली लोगों ने बताई है कि वहां पर भी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो नहीं टैक्स वो भी किसी और से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मेरी बिहाफ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो दिस बेसिकली गिव्स अ सिग्नल। तो जो लोग हैं वो एक तो सर्विसेज मांगते हैं, दूसरा वो ये भी देखते हैं कि यार जो डिसीजन मेकर्स हैं वो किस हद तक सिंसियर हैं। अगर वो सिंसियर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके लिए फिर जो एजेंडा है उसको परसू करना बेहतर होगा। मसलन अगर हमारी पार्लियामेंट के अंदर लेट से आई अज्यूम, आई एम नॉट श्योर, मैंने इसको एनालिसिस नहीं किया, 50% ऐसे लोग हैं कि जो इनकम टैक्स नहीं देते, तो अब आप सोसाइटी से ये नहीं कह सकते कि भाई आप लोग टैक्स दो, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में पता चल चुका है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट पेइंग, तो अल्टीमेटली दे शुड नॉट बी पेइंग एज वो वेल। किस मुंह से मतलब कि हमें कहेंगे कि टैक्स दो। Exactly. This is something which is there, but the next step in which there is more analysis और उसको highlight किया जाए, और जो उनकी anecdotal evidences हैं in terms of their properties and wealth, जो normally public के लिए तो as such information की सूरत में available नहीं होता, but the peripheral people know। जैसा मिसाल के तौर पर मैं इस्लामाबाद में अपने एमएनए को वोट देता हूँ, तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए कि यार ये लैंडलॉर्ड है या ये बिजनेसमैन है या ये जीरो इनकम टैक्स पेयर है, तो इसका मतलब गरीब बंदा है, तो आई शुड नो अबाउट इट एंड आई शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। लेकिन वो कल्चर अभी हमारे पास इतना नहीं है। सर, what steps should government take to strike balance between direct and indirect taxes? जो हमने प्रपोज उनको किया है टू इजी, जो उसमें है वो ऑप्शन, वो तो ये कि जिस तरह जो आपके विद होल्डिंग टैक्सेस हैं ये सारे के सारे एज एन इनडायरेक्ट टैक्स काम करते हैं। विद होल्डिंग टैक्सेस का मतलब ये होता है कि आपने मुझे पेमेंट करनी है लेट से 1 लाख रुपया, तो गवर्नमेंट का ये कानून है कि जनाब आप मेरा टैक्स पहले काट लेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप इसको यही समझें कि ये खर्चा है, मैंने वो टैक्स नहीं पे करना, तो वो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो हमने उनको प्रपोज किया हुआ है कि तकरीबन 45 के करीब जो हमारे विद होल्डिंग टैक्स लाइन्स हैं उनको ख़त्म कर दें। ये काफ़ी बड़ा रिलीफ हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जो दूसरा इसमें जो मेजर स्ट्राइकिंग बैलेंस हो सकता है वो हमारा पॉइंट ऑफ सेल्स की एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है एट एवरी लेवल, कि अगर हम वो किसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो टैक्स होगी कि जब वो कंज्यूम या परचेज की जाएगी, तो दैट बेसिकली रिड्यूसेस द साइज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन और हम डायरेक्ट टैक्सेशन वाली साइड पे ज़्यादा जा सकते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन सर, आइडियल टैक्स सिस्टम कैसा हो सकता है पाकिस्तान के केस में? मतलब टू स्टार्ट ऑफ विद वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस द डॉक्यूमेंटेशन, बिजनेसेस को थोड़ा सांस लेने दें। एक बार हमारी इकोनॉमी का पहिया चल पड़ेगा ना तो टैक्सेस भी आ जाएंगे। इस वक्त जो हमारा यूथ बल्ज है उसके हिसाब से कम पाइड के एस्टिमेट से कहते हैं कि हमें 6 से 7% की रियल ग्रोथ चाहिए। टैक्सेस ज़रूरी हैं लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो अनोमलीज हैं सिस्टम के अंदर, आप जैसे फाइलर नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन देख लें, ये जब स्टार्ट हुई तो इस वजह से स्टार्ट हुई कि हम कहते थे जी हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है, लेकिन अगर ये टैक्स नेट नहीं बढ़ा रही तो आप किसी और सिस्टम से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। उसूलन जिस बंदे को टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 10 मरले का प्लॉट है, किसी के पास अगर कमर्शियल जो सा है वो मीटर है, किसी के पास अगर 2000 सीसी है, इससे बड़ी गाड़ी, ये कानून में लिखा हुआ है, तो इनके बारे में हमें पता है, तो आप उनसे डायरेक्टली कहें कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपने फाइल करना है,
बजाय इसके कि ये सिस्टम के अंदर जो है ना डबल स्टैंडर्ड्स बनाने के। फिर जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हमें कंप्लाइंस कॉस्ट किसी तरीके से कम करनी। कंप्लाइंस से मतलब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जो हमें एफबीआर के लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है या इवन फाइलिंग करनी पड़ती है रिटर्न्स की, दैट शुड बी रिड्यूस्ड एज मच एज पॉसिबल। और लास्ट इसमें जो हमारी पूरी एक रिपोर्ट है हमारी जो हमने टैक्सेशन के ऊपर की हुई है, अगर आप चाहें तो हम उसका लिंक भी आपको मैं दे सकता हूँ। उसमें हमने जो लास्ट चीज़ रिकमेंड की है कि हमारी ये जो आर्बिट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ कि ये एग्रीकल्चर टैक्स है, ये हमारी प्रॉफिट इनकम है, ये हमारी शेयर्स इनकम है, ये नहीं चाहिए। इनकम टैक्स शुड बी इनकम टैक्स एंड इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। तो ये हमें किसी हद तक हेल्प कर सकता है। कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं कि जो एफबीआर के मैंडेट से बाहर हैं, जैसे अब हमारी स्मगलिंग का है या हमारी मिस इनवॉइसिंग है या अंडर इनवॉइसिंग है, इसमें और भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ आ जाती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इस प्रॉब्लम को किसी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। सर हमारे 50 जो प्रेसिडेंट हैं उनके 57 मेंबर्स ऑफ फैमिली जो है वो हज पे जा रहे हैं और एमएनएस को भी स्पेशल जो फ़्लाइट्स मिल रही हैं हज के लिए, तो हमारे लिए भी कोई चांस है कि हमें हज पे, या वही सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे? खैर मुझे तो इतनी डिटेल नहीं पता थी तो, लेकिन उसमें देखें मेन चीज़ तो यही है कि आई डोंट नो कि वेदर दे आर बीइंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट। दे आर बीइंग फंडेड बाय द ये अब है कि दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी सीन, क्योंकि इनको हम पर्क्स कहते हैं ना। हाँ, तो perks वो हैं। सिर्फ उनके साथ नहीं है, वो तो इवन आप चलें वो हज के लिए चलेंगे वो फिर भी कोई इस्लामी काम है, लेकिन आप उसको कौन क्या कहेंगे कि जो लेट से कि ग्रेड 20 के ऑफिसर है जिनकी फ्यूल मोनेटाइज्ड है, यानी कि उसूलन वो गाड़ी नहीं रख सकते, लेकिन उन्होंने दो दो गाड़ियाँ यहाँ पे घरों में रखी हुई होती हैं और उन्होंने विद ड्राइवर और सारी चीज़ें रखी होती हैं, या जिन्होंने दो दो कनाल के सरकारी घर रखे हुए हैं। तो द प्रॉब्लम इज़ के देर इज़ अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन मोस्ट पार्ट्स, और ये सारी चीज़ें बजाय इसके कि उनको एज एन एडिशनल पर्क्स के तौर पे दी जाए, उनको आप आउटराइटली एज ए पे दे दें कि जी आपकी ये पे है, बजाय इसके कि वो इनडायरेक्टली इस तरीके से चीज़ें एंजॉय करें। सर तो आपका क्या ख्याल है कि आईएमएफ कब तक हमें लोन दे देगा? देखें आईएमएफ का जो लोन है वो इटसेल्फ इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। ये एक बहुत बड़ी मिथ है अच्छा। कि जिसमें हमने ये कहा हुआ है कि जी कि आईएमएफ अगर हमें लोन दे देगा तो हमारे सारे मसले हो जाएंगे। मसले आपके फिर भी वही हैं जो मसले हैं। आईएमएफ के साथ जो एंगेजमेंट है वो सिर्फ एक सिग्नल है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि शायद अब हमने चीज़ें इंप्रूव करनी शुरू कर दी। तो मैं तो अपने पर्सनल लेवल पर मैं आईएमएफ से ज़्यादा ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो आपके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज खड़े हुए हैं, जैसे अब एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रोडक्टिविटी का है। नहीं है तो बिल्कुल। अगर आप प्रोडक्टिविटी नहीं इंप्रूव करेंगे तो आईएमएफ और नो आईएमएफ, वो हमारा जो करंट अकाउंट गैप है वो तो फिर भी वहीं पे रहेगा। तो जो ज़्यादा क्रेडिबल चीज़ हो सकती है वो आईएमएफ से ज़्यादा हमारी अपनी पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं। माइंडसेट चेंज करने लेकिन की जरूरत। टेम्परेरी तौर पे दैट्स अ गुड सिग्नल अगर हमारी आईएमएफ के साथ जो कि होपफुली हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने मोर और लेस उनकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स थी जिसमें एनर्जी सब्सिडीज़ का खात्मा था, फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ की जो सी हैं वो जो प्राइवेटाइजेशन है, फिर उसके बाद इवन पेंशन्स के हवाले से गवर्नमेंट हैज़ रिकग्नाइज्ड और उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो वी आर होपफुल दैट द आईएमएफ एंगेजमेंट वुड सून हैपन, बट वी एज अ रिसर्चर रिकमेंड कि दिस इज़ अ टाइम शॉर्ट गैप अरेंजमेंट। द प्रॉब्लम्स आर स्टिल विद अस एज एन इकोनॉमी, एंड जब तक हम उसको नहीं इम्प्रूव करेंगे तो हम आज एक आईएमएफ प्रोग्राम से निकले हैं जिससे हम पिछले 35 साल से 23वें प्रोग्राम में हैं, तो हम 23वें से निकल के 24वें में चले जाएंगे, 24वें के बाद 25वें में चले जाएंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू एंड। तो वी हैव टू नाउ थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म मेजर्स जब तक हम कर सकते हैं। सर वी विल हैव दिस रैपिड फायर सेशन जो कि क्विकली आंसर्स होंगे। उसमें फर्स्ट बुक आप ये बताएं कि फर्स्टली कि विच वाज दैट वन बुक जिसने आपका इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया? रिलेटेड टू पाकिस्तान या इन जनरल? इन एज ए जनरल। सब्जेक्ट? इन जनरल। वेल एज ए सब्जेक्ट जो हमारे केस में मैं तो स्टिग्लिट्स को पढ़ता हूँ, तो जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर उनकी बुक है दैट वाज फैसिनेटिंग। तो द स्टिग्लिट इज योर फेवरेट राइटर? यस, ही इज माय फेवरेट राइटर, क्योंकि वो ही इज अ मिक्स ब्रीड। ही इज अ काइंड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड इकोनॉमिस्ट, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं या बात करते हैं वो डे टू डे लेवल की चीज़ें होती हैं और उसमें ज़्यादा पब्लिक सेक्टर है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा एक फिर अपीलिंग किस्म का राइटर है और ऑथर है। व्हाट इज दैट बुक यू हैव बीन रीडिंग रिसेंटली? जो मेरी मोस्ट मतलब रिसेंट है उसमें अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी की वजह से अब हम ज़्यादा पॉलिसी पेपर्स या रिपोर्ट्स पढ़ते हैं,
तो जैसा मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू के ऊपर, वो हमने की है। और उसके बाद फिर ज़्यादातर जो हमारी एनालिटिकल पेपर्स हैं इस तरह की, बट अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ आई एम नॉट रीडिंग एनी पर्टिकुलर बुक। Have you been watching any movie or a season recently? वो भी टाइम की वजह से तकरीबन इम्पॉसिबल, बट आई लाइक टू लिसन टू पॉडकास्ट, आई लिसन टू डिफरेंट इंटरनेशनल जो हमारे इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, स्पेशली जिस तरह अभी फ्रांस में जो हो रहा है इंटरनेशनल समिट ऑन दी क्लाइमेट रिलेटेड जो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स है, उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है चीज़ें। तो मैं मतलब है कि टाइम की वजह से ज़्यादा इस तरह के पॉडकास्ट या डिस्कशंस, डिबेट्स को या न्यूज़ को ज़्यादा फॉलो करता हूँ रादर देन एनी सीरीज़। आपका फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर तो अब बहुत सारे हैं, मतलब है कि डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर मूड एंड टाइम कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें, लेकिन मैं हदीका कियानी को बहुत सुनता हूँ और मतलब वही मेरी फेवरेट सिंगर है, ऑल्दो इट्स बिट ओल्ड, लेकिन मेरी एज के हिसाब से आई स्टिल फॉलो। What is that message you would like to give to Pakistani public, our policymakers? To Pakistani public is to be hopeful. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ अ बिग इकोनॉमी और इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। फॉर देम वी शुड नॉट लूज होप, बट फॉर पॉलिसी मेकर्स इज बेसिकली द एक्चुअल मैसेज कि वी शुड स्टार्ट यूजिंग दैट रिसोर्सेज। वी शुड नॉट वेट फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड कि वो आके हमें बताएं कि हमने क्या करना है। हमारे अपने यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है, हमारे अपने थिंक टैंक्स हैं, हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमें उनको इंगेज करते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है कि जिसमें कॉन्टीन्यूस जो सा है वो हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सके। दुनिया ने ये किया है, हमसे छोटे मुल्क हैं आबादी में, रकबे में, रिसोर्सेज के हवाले से, वो तरक्की करके आज बहुत आगे जा चुके हैं, तो हम भी जा सकते हैं। बट अगेन फॉर दैट दे हैव टू रियली थिंक अबाउट व्हाट इज़ एक्चुअली द चार्टर ऑफ इकोनॉमी और उसके ऊपर दे हैव टू फाइंड। All right. Thank you so much, Mahmood Khalid साहब. प्लेजर।